हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो भारत का भूगोल है उसमें जो रिवर सिस्टम जो कंप्लीट कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू जो श्रृंखला आगे चला रहे हैं, तो आज उसी की अगली श्रृंखला होगी। और उसमें हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज कर खास कर पढ़ेंगे हम लोग ताप्ती के बारे में, क्योंकि नर्मदा के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ताप्ती नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ताप्ती नदी के संदर्भ में पढ़ना है हमें पढ़ना है ताप्ती नदी के बारे में। जैसा हमने पिछली बार ही देखा था कि भारत में ऐसी दो नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। एक नदी देखा कौन सा आपने, एक देखा था नर्मदा, और दूसरा कौन सी है? ताप्ती। तो दूसरा सवाल ये बनता है कि जो ताप्ती नदी है ये प्रायद्वीपी नदियों में वो नदी है जो कि पूरब से पश्चिम में ओर बहने वाली क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ये रिवर है हमारे भारत की। अब जो ताप्ती नदी है इसका कह सकते हैं कि उद्गम स्थान से लेकर काफ़ी अच्छा सवाल बनता है कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पे। अगर उद्गम स्थान की हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसका जो उद्गम है, ओरिजिन पॉइंट जो है वो क्या है हमारा। तो जो इसका उद्गम होगा ये होगा मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी के पास बैतुल पठार से, बैतुल पठार से, ठीक है। और ये बैतुल पठार है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ से क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। सेकंड बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो ताप्ती नदी है इसका प्रवाह कितने राज्यों में पूछ लेता है सवाल। तो अगर प्रवाह की बात करते हैं कि ये डायरेक्टली कितने राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो बताएंगे 3 राज्यों में। पहला जहाँ से निकलती है यानी कि मध्य प्रदेश, यहाँ हो जाएगा। मध्य प्रदेश से कहाँ जाएगी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से इसका प्रवाह कहाँ पे होगा? तो थर्ड स्थान होगा इसका कौन सा? तो गुजरात होगा, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। तो यानी कि 3 राज्यों में इसका क्या है? प्रवाह है। अच्छा, सवाल ये पूछ सकता है कि अगर इसकी सबसे कह सकते हैं कि सबसे लंबी दूरी किस राज्य में अगर तय करेगी तो वो हो जाएगा कौन सा? तो मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो एमपी है, एमपी में इसकी लंबाई जो होगी वो होगी सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक इसकी लंबाई हो जाएगी सर्वाधिक, ठीक है। अच्छा, कुल अगर देखा जाए ताप्ती नदी की अगर कुल लंबाई कितनी है, जहाँ से निकलती है जहाँ पे इसका मुहाना बनता है, तो कुल लंबाई इसकी हो जाएगी आपकी 724 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है? लगभग में इतना है, क्योंकि अब नदियों की लंबाई घटती या बढ़ती रहती है दोनों में से, तो 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। अच्छा, अब देखेंगे ताप्ती नदी से सवाल आपसे ये भी बन जाता है कि इसका ताप्ती का एक अन्य नामों को लेकर पूछ ले, किसे और क्या कहते हैं। तो देखिए ताप्ती के अगर अन्य नाम की अगर बात करते हैं हम लोग, किसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, इसका एक अन्य नाम है पयोशड़ी, ठीक है। पयोशड़ी, पयोशड़ी, पयोशड़ी का मतलब होता है गर्म जल देने वाली, ठीक है? गर्म जल देने वाली, देने वाली, ठीक है। और सेकेंड बात कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती को माना गया है प्राचीन काल में, इसे प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसे सूर्य का पुत्री माना गया, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री माना गया है, पुत्री माना गया है, ठीक है। तो अगर सवाल आपके सामने अगर ये दिया हो कि निम्नलिखित में से किस नदी को हम लोग पयोशड़ी नदी भी कहते हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा किसे? ताप्ती नदी को कहते हैं, ठीक है। इसे प्राचीन काल में इसे हम लोग क्या कहते थे? सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। अब अच्छा, या फिर देख सकते हैं ताप्ती का अर्थ ही होता है ये सूर्य की पुत्री के नाम से, ठीक है। अब देखिए ताप्ती नदी, सवाल आपसे ये बने ना, काफ़ी बेहतर सवाल इससे बनता है ये कि ये किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो ये हम बता सकते हैं कि ताप्ती नदी, ताप्ती नदी ताप्ती नदी के
उत्तर में, ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत व दक्षिण में सतमाला पर्वत के बीच भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली में पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल आपसे ये बन जाएगा कि मतलब आपसे सवाल है कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो बताएंगे कौन सी है, तो सतपुड़ा हो जाएगी। उसके दक्षिण में कौन है, तो सतमाला पर्वत हो जाएगा। यानी ये इन दोनों के बीच में ये भ्रंश घाटी के रूप में बहती है। तो देखिए भ्रंश घाटी को हमने बताया था कि इसे, जो भ्रंश घाटी है, इसे जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉबेन, ठीक है ना। जो ये भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी, तो भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में इसे कहते हैं ग्रॉबेन। क्या बोलेंगे, ग्रॉबेन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग, ग्रॉबेन कहते हैं जर्मन भाषा में। इसको अच्छे से ध्यान रखें, ग्रॉबेन, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्रॉबेन, ठीक है। तो इस साल पूछा जाता है कि ग्रॉबेन का संबंध किससे, तो ग्रॉबेन का संबंध है भ्रंश घाटी से, या ग्रॉबेन का कह सकते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है, तो ये जर्मन भाषा का शब्द हो जाता है। अब देखिए जो ताप्ती नदी है, इसका मुहाना कहाँ बनेगा, ठीक है, इसका मुहाना कहाँ बनेगा, तो ताप्ती नदी जो है, इसका जब मुहाने की बात करेंगे, यानी अपना जल कहाँ पर ये गिराएगी, मुहाना, तो इसका मुहाना बनेगा गुजरात के तट पर खंभात या कैम्बे की खाड़ी, और ये कैम्बे की खाड़ी है कहाँ पे, तो अरब सागर में है। कहाँ, अरब सागर में, ठीक है, यहाँ बनेगी। सेकंड बात ये भी ध्यान रखना कि ये जो ताप्ती नदी है, ताप्ती ये डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, तो ये बनाएगी ज्वार नद मुख, या इसे कहते हैं एस्चुरी, ठीक है, बनाती है।
तो ये आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में कौन सी वो नदियां हैं जो डेल्टा न बनाकर ज्वारनद मुख बनाती हैं। तो ऐसी कई सारी नदियां हैं, लेकिन उन नदियों में दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियां हैं। कौन सी? एक तो नर्मदा, दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? ताप्ती। दूसरी कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बार हमने देख लिया। ताप्ती नदी का उद्गम क्या है? मुल्ताई पहाड़ी के पास, मुल्ताई पहाड़ी के बैतुल पठार से निकलती है, यानी कि उसी के पड़ोस में क्या है? बैतुल पठार है, वहाँ से निकलती है। कितने राज्यों में प्रवाह है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र में हो जाएगा, फिर गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल अगर आपसे और भी ज़्यादा बने कि इसका क्रम अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक एमपी में है, फिर सेकंड महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में है। ठीक है, तो ये हालांकि क्रम ही है, सबसे अधिक एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। ठीक है, एमपी से लगभग देखेंगे तो 280 किलोमीटर के आसपास में इसका प्रवाह है। ये 270 है, 179 के आसपास में इसका प्रवाह है। चलिए अगला देखते हैं, इस पे पॉइंट क्या बनता है। ठीक है, अब देखिए इस पे आपसे पूछा जाएगा कि जो बहुत सारे क्या होंगे ना, आपके डैम पूछ ले जाएंगे कि भाई डैम कितने हैं इस पे। ठीक है, तो जो आपकी ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी, अब इस ताप्ती नदी पे देखिएगा अब कितने, तो दो बांध इंपॉर्टेंट हैं इस पे, दो बांध जो एग्जाम में आने लायक हैं। दो बांध कौन कौन से? एक का नाम है उकाई बांध, उकाई बांध। इसके अलावा है काकरा, काकरा पार बांध। ठीक है, काकरा पार बांध। और ये दोनों किस राज्य में है? तो ये दोनों आपके मिल जाएंगे गुजरात में। कहाँ पे होंगे ये दोनों? गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, दोनों कहाँ पे हैं? दोनों गुजरात में। ताप्ती नदी पे दो बांध हैं, ये दोनों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं केवल दो ही बांध हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट बांध हैं। ठीक है ना, अगर इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो ताप्ती नदी पर ही आप देखेंगे एक हथनूर बांध भी है। ठीक है, एक हथनूर बांध भी है। चलो इसको अगर हम लोग 3 यहाँ पर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो 3 की अगर बात करेंगे तो फिर यहाँ पे एक और हो जाएगा। कौन सा होगा? उसका नाम है हथनूर, हथनूर बांध, हथनूर बांध। लेकिन ये कहाँ पे है? ये है आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा देखिएगा अब शहरों की बात करेंगे कि ताप्ती नदी पे कौन कौन से शहर आपके क्या हैं? स्थित हैं। तो दो शहर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है नेपानगर और दूसरा आपका है सूरत। ठीक है, अगर शहरों की बात करें तो इस पे क्या है? ताप्ती नदी में दो शहर इंपॉर्टेंट हैं, दो शहर प्रमुख हैं जो इसके नदी के तट पर बसे हुए हैं। और दो शहर वो कौन कौन से? तो एक का नाम है कौन सा? नेपा नगर, और एक का नाम है आपका सूरत। ठीक है, सूरत, सूरत। अच्छा, दोनों से सवाल क्या बनेगा? दोनों सवाल ये बनेगा, नेपा नगर जो है ये खासकर फेमस है अखबारी कागजों के लिए। ठीक है, ये जो शहर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? नेपा नगर। ठीक है, तो नेपा नगर तो एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सूरत की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। और जो सूरत है, पूछा जाता है सवाल कि ये किसके लिए फेमस है, तो ये दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो रेशमी साड़ियों के लिए, रेशमी साड़ियों व हीरे तराशने का, हीरे तराशने का विश्व प्रसिद्ध स्थान, विश्व प्रसिद्ध स्थान। यानी कह सकते हैं हीरे जो तराशने का कार्य हमारे भारत में होता है वो कहाँ पे होता है? तो सूरत में होता है। कहाँ पे होता है? सूरत में होता है।
अच्छा, उसके बाद देखिएगा सूरत को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डायमंड सिटी भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डायमंड सिटी कहते हैं। तो डायमंड सिटी किसे कहते हैं हम लोग, सूरत को कहते हैं, ठीक है, सूरत को। तो हमारे दो शहर हो गए, ठीक है, नेपानगर और सूरत। तो नेपानगर को ध्यान रखना कि नेपानगर कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश का एक शहर है नेपानगर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी के नाम पर ही थाईलैंड ने क्या किया था, 1915 में अपने यहाँ पे एक नदी का नाम भी थाईलैंड देश ने भी अपना ताप्ती नदी रखा हुआ था, ठीक है। तो अगर ये फैक्ट की अगर एक बात देख लें तो यहाँ ध्यान गया कि 1915 में थाईलैंड सरकार ने अपनी एक नदी का नाम ताप्ती के नाम पर ही रखा था, कब, 1915 में, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे अगर जलप्रपातों की अगर हम लोग बात कर लेंगे, जलप्रपात की अगर बात करें तो वो भी जलप्रपात भी आपके दो तीन, हालांकि एक बड़ी ही फेमस घोघरा जलप्रपात आपने सुना होगा, इसी पे है, आप देखिएगा घोघरा जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स। तो ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, यहाँ पे है घोघरा जलप्रपात जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। उसके अलावा देखिए एक स्वाली बंदरगाह है जो कि ताप्ती नदी के मुहाने पे ही है, गुजरात में है, ठीक है। ध्यान रखना, एक स्वाली बंदरगाह, या आपने स्वाली का युद्ध सुना होगा, स्वाली बंदरगाह, ठीक है। तो जो स्वाली बंदरगाह है ये ताप्ती के मुहाने पर, ठीक है, ताप्ती के मुहाने पर कहाँ पे है, तो गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे अगर जिसे आपने पढ़ा होगा, खासकर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र होते हैं, तो एक का नाम सुना होगा आपने, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि गुजरात में है और वो इसी नदी के क्या है, किनारे भी स्थित है, ठीक है। तो उसको कहाँ लिखे, ऊपर देखिए, अगर आ जाता है इस तरीके से, देखिएगा काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र या संयंत्र, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में ही है और इसी नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र इसी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब ताप्ती नदी की देखेंगे अगर जो ताप्ती नदी है इसके कई सारी क्या है, सहायक नदियां हैं, उसमें से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पूर्णा हो गई, ठीक है, गिरना हो गया, ठीक है, उतावली हो गई, ठीक है, अनेर हो गया, पंजारा, ये कुछ ऐसी सहायक नदियाँ हैं। तो यहीं पे लिख देंगे क्या, इसकी सहायक नदियाँ, तो यहीं पे लिखते हैं इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, इसी पेज पे लिख लेते हैं सहायक नदियाँ, ठीक है, जो ताप्ती है इसी की सहायक। सहायक नदियाँ, तो देखिए सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पे कौन सी आएगी, एक तो हो जाएगी कौन सी, पूर्णा, एक है गिरना, एक आपको मिल जाएगी अनेर,
एक मिल जाएगी पंजारा, ठीक है, पंजारा, ठीक है, और एक मिल जाएगी आपकी उतावली, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट इनके यहाँ सहायक नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है, इनकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी पूर्णा, गीना, अनेर, पंजारा और उतावली, ये इसकी सहायक नदियाँ आपकी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये पढ़ा हमने स्पेशली ताप्ती नदी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में पढ़ लिया है। चलिए अब चलते हैं अगली नदी को हम लोग देखते हैं। वो नदी आपकी कौन सी है, तो हो जाएगी मांडवी नदी, ठीक है ना। अगली नदी कौन सी है, तो मांडवी नदी हो जाएगी। अगली नदी हमारी कौन सी है, तो ये है मांडवी नदी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, मांडवी नदी। तो जो मांडवी नदी है ये निकलती कहाँ से, तो कहेंगे कि ये कर्नाटक के बेलगांव जिले के पास में खासकर एक भीमगढ़ जगह है, वहाँ से निकलती है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम पर बात की जाएगी तो कहाँ से था ना, उद्गम इसका क्या होगा, उद्गम, तो इसका उद्गम हो जाएगा कर्नाटक के बेलगांव के पास भीमगढ़ स्थान से, यहाँ से निकलती है यदि। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो प्रवाह होगा वो दो राज्यों में है, ठीक है ना, इसका जो प्रवाह होगा, इसका जो प्रवाह है ये दो राज्यों में है। एक तो जहाँ से निकलती है कर्नाटक, यहाँ हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये नदी कहाँ जाएगी, कर्नाटक के बाद जाएगी ये कहाँ पे, गोवा में, गोवा में, ठीक है। तो इसका प्रवाह दो राज्यों में है, कर्नाटक व गोवा में हो जाएगा, ठीक, गोवा में हो जाएगा। और इसका जो मांडवी नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कह सकते हैं कि जो अंत है या इसका फिर जो मुहाना बनेगा, ठीक है, इसका मुहाना जो बनेगा ये कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा आपका अरब सागर, अरब सागर में, अरब सागर में गोवा तट पर यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बन जाएगा। अच्छा, उसके अलावा देखिएगा कि जो मांडवी नदी है इस नदी को गोवा में, यानी गोवा में कह सकते हैं या वहाँ की स्थानीय भाषा में, तो गोवा में इसे अन्य नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, यह कह सकते हैं कि गोवा में, गोवा की राजकीय भाषा क्या है, कोंकणी है, तो यानी कि कोंकणी भाषा में, या फिर कह सकते हैं कि इसे एक अन्य नाम क्या दिया जाता है, तो महादई नदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो महादई, ठीक है, महादई नदी भी कहा जाता है। कहाँ पर, तो ये कहा जाता है गोवा में कहा जाता है, ठीक है, कहाँ, गोवा में। देखिए ये जो मांडवी नदी है ये गोवा की सेकंड लार्जेस्ट नदी है, या फिर हम इसे लोग गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि गोवा की जो राजधानी आपने पढ़ रखा होगा जो पणजी है, पणजी वो इसी नदी के क्या है, बाएं तट पर स्थित है, इसी नदी क्या है, बाएं तट पर स्थित है। उसके अलावा आप देखेंगे आपको कौन सा है, दूध सागर, ठीक है, और ब्रजपोह, दूध सागर और ब्रजपोह इसी नदी के किनारे स्थित है, जो आपके झरने हैं इसी पे से, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा और सारे क्या सवाल बन सकते हैं इससे, इससे सवाल आपका ये बन सकता है कि इसे हम लोग गोवा की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, गोवा की जीवन रेखा, गोवा की जीवन रेखा नदी कहते हैं, नदी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाल आपसे ये बनेगा कि जो
कह सकते हो गोवा की जो राजधानी है, गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है, पणजी। इसी नदी के कहाँ पर, तो बाएं तट पर, बाएं तट पर स्थित है, ठीक है, बाएं तट पर स्थित है। उसके अलावा आप देखेंगे इसके अतिरिक्त सवाल और क्या बनेगा इससे, इसके अतिरिक्त सवाल ये भी बन सकता है कि इसी नदी पर आप देखेंगे तो दूध सागर व ब्रजपोह, ब्रजपोह क्या है आपका, वाटरफॉल्स है, यानी जल प्रपात है, स्थित है कि। और सेकंड सवाल या आप कह सकते हैं लास्ट सवाल ये ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में कि इसी नदी के तट पर इसी के तट पर आपने पढ़ा होगा कि जो आपका सलीम अली क्या है, पक्षी अभयारण्य भी है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है यहाँ पे, अभयारण्य। तो अगर सवाल आपके सामने आता है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो गोवा में हो जाएगा। लेकिन जब सवाल ये पूछेगा ना कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, अगर नेशनल पार्क पूछेगा तो वो फिर आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सलीम अली कौन है, एक पक्षी वैज्ञानिक है। सलीम अली कौन है, पक्षी वैज्ञानिक हैं। इनकी कर्मभूमि क्या रही है, तो इनकी कर्मभूमि रही है केवलादेव पक्षी विहार, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो ये गोवा के संदर्भ में ये सारे आपके सवाल बनेंगे जो कि मांडवी नदी से लेकर था, ठीक है। तो ध्यान रखना मांडवी नदी के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अगली नदी देखते हैं। गोवा की ही अगली एक नदी है जिसे हम लोग कहते हैं जुआरी नदी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, जुआरी। और कहीं किसी भाषा में ज्वारी भी लिखा होता है। जुआरी या ज्वारीय नदी, ठीक है। तो जुआरी या ज्वारी नदी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब देखो ये निकली कहाँ से, तो ये गोवा, देखो गोवा भी क्या है, पश्चिमी घाट पर क्या है स्थित है। तो गोवा में ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। वहाँ पे क्या है, खासकर एक पहाड़ी है स्थित है जिसे हम लोग बोलते हैं हेमद बारसम पहाड़ी, वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थान अगर देखते हैं, उद्गम क्या है इसका उद्गम। अब आपकी छोटी छोटी नदियाँ हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उद्गम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उद्गम हो जाएगा गोवा के हेमद बारसम पहाड़ी से, पहाड़ी से यहाँ से निकलती है। अब देखो ये जो जुआरी नदी है ना, या ज्वारी नदी, ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। जो भी मांडवी पड़ गया है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट है, जबकि देखेंगे तो ये गोवा की सबसे क्या है, लंबी नदी है। गोवा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। गोवा की क्या ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और देखो आपने एक सुन रखा होगा, एक शहर है वास्को डी गामा शहर, वास्को डी गामा शहर, जो कि क्या है इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये जुआरी या ज्वारी नदी में ध्यान रखिएगा कि यहीं पर क्या है, जो वास्को डी गामा शहर स्थित है,
शहर स्थित है, इसी तट पर, इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सवाल देखिएगा, गोवा में इसे हम लोग अघनासिनी नदी कहते हैं। अघनासिनी, अघनासिनी मतलब आंतरिक भागों में प्रवाहित होने वाली। ठीक है ना, इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग अघनासिनी। ठीक है ना, अघनासिनी नदी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आंतरिक भागों में प्रवाहित होने वाली, आंतरिक भागों में प्रवाहित होने वाली। ठीक है, अब ये गोवा में ही अपना संपूर्ण चक्र पूरा करती है, गोवा में ही अपना संपूर्ण चक्र पूरा करती है, और ये नदी कहाँ पर, अरब सागर में जाके गिर जाती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो खासकर जो मारमू गांव बंदरगाह है ना, ध्यान रखिएगा, जो मारमू गांव बंदरगाह है वो इसी नदी के दक्षिण में स्थित है। इसी नदी के दक्षिण में स्थित है, या तो फिर अगर आपको नहीं देगा तो फिर दोनों नदियों के संगम पे दे देगा। ठीक है, लेकिन स्पेशली ध्यान रखना कि जो मारमू गांव बंदरगाह है इसी नदी के क्या है, दक्षिणी भाग पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि मारमू गांव बंदरगाह इसी नदी के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में अरब सागर में स्थित है। तो ये जो बंदरगाह है ऐसा नहीं है कि नदी बंदरगाह है, नहीं, ये क्या है आपका एक सागरीय बंदरगाह है। कैसा, एक सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपने पढ़ा किसके बारे में, जुआरी या ज्वारी। अच्छा, ज्वारी नदी का ही क्या है, ये थोड़ा सा परिवर्तित क्या है, नाम है। ठीक है, परिवर्तित नाम हो जाता है। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, जुआरी या ज्वारी नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे चलते हैं, अगले देखते हैं। एक आपने पढ़ा होगा शरावती नदी, नहीं पढ़ा आपने, शरावती। अब छोटी छोटी नदियां हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अगर आ जाओ, अगली नदी कौन सी है, तो शरावती। कौन सी है, शरावती नदी। कौन सी हो जाएगी, तो शरावती नदी हो जाएगी। ठीक है, तो शरावती नदी का उद्गम कहाँ पे है, देखो उद्गम जब बात करते हैं इसका ओरिजिन पॉइंट, उद्गम इसका तो होगा कर्नाटक में होगा। एक पहाड़ी है अम्बु तीर्थ पहाड़ी, वहां से तो बताएंगे कर्नाटक के अम्बु तीर्थ पहाड़ी से। ठीक है, पहाड़ी से यहाँ से क्या होगा, इसका उद्गम होगा। और शरावती नदी, भाई आपने देखो जितनी भी नदियाँ अरब सागर में अपना मुहाना बनाएंगी वो डेल्टा नहीं बनाएंगी, क्या बनाएंगी, वो बनाती हैं ज्वारनदमुख यानी एक्शुरी। एक्शुरी क्या होता है, ज्वारनदमुख क्या होता है कि जो नदियाँ अपने साथ में अवसाद, अवसाद मतलब जो हो सकता है मिट्टी, गाद या पेड़ पौधे सड़े गड़े जो होते हैं उनको अपने साथ में नहीं लेकर आती हैं, और जब नहीं लेकर आएंगे तो अपने मुहाने पर किसी भी प्रकार का अवसाद इकट्ठा नहीं करेंगी, और जब इकट्ठा नहीं करेंगी तो उनकी धाराएं कई सारे भागों में विभाजित नहीं होंगी। तो आपको उस नदी का जो जलधारा है वो समुद्र में कुछ दूरी तक दिखाई भी पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको कहलाता है ज्वारनद मुख कहलाता है। और जो नदियाँ अवसाद लेकर आएंगी वो अपने मुहाने पे क्या करेंगी, अवसादों को डिपॉजिट करेंगी, और उससे क्या होगा, कई सारी धाराएं, कई सारी वितरिकाएँ बन जाती हैं। अब देखिए जो शरावती नदी है, इससे भाई एक सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि आपने पढ़ा होगा इस पे जलप्रपात की बात करते हैं। ठीक है, तो इस पे एक जलप्रपात है, बहुत ही फेमस जलप्रपात है, इस पे एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, उसका नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं जोग या
गरसोप्पा या महात्मा गांधी जल प्रपात। ठीक है, तो ये जो महात्मा गांधी वाटरफॉल्स है, जो महात्मा गांधी ये वाटरफॉल्स है, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में ही होगा, जाहिर सी बात है, कहाँ पे? कर्नाटक में होगा। ठीक है, और किस नदी पे? शरावती नदी पे होगा। लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात जो है, ये 4 छोटे छोटे ना वाटरफॉल से मिल के बने होते हैं। ये 4 क्या है? छोटे छोटे वाटरफॉल से मिल के बने हैं, जिसे राजा, रानी, रॉकेट, रोरर, ऐसे 4 हैं जलप्रपात। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 4 छोटे छोटे जल प्रपात से मिलकर ये बना है। ठीक है, तो चारों कौन कौन से? देखिए वो 4 कौन कौन से? एक का नाम है राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। ठीक है, रोरर। ठीक है, तो ये 4 छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलकर क्या बनते हैं? मिलकर ही जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात ये बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी जब हाइट की हम लोग बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखो ऊंचाई की जब आप बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 253। ठीक है, 253 मीटर की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 253 मीटर की हो जाएगी। और है कहाँ पे? तो ये तो देख ही आपने कहाँ पे है, ये होगा कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा ये। लेकिन अब देखो सवाल ये बनता है कि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात तो है, लेकिन कैसा? गैर पंक्तिबद्ध रूप में है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा ये क्या है आपका? गैर पंक्तिबद्ध क्या आपका जलप्रपात है, जल प्रपात है। तो देखो ये क्या आपका गैर पंक्ति है। ठीक है, बाकी अगर पंक्तिबद्ध की बात करेंगे तो वो आपका कूचिकल जलप्रपात हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक शब्द में ये कहें, सवाल आपके सामने हो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो फिर वो बताएंगे कूचिकल। ठीक है, तो यहीं पे अगर नोट में लिख लेंगे अलग साइड से कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल्स वाराही नदी पर, वाराही नदी पर कौन है, तो बताएंगे वो जाएगा कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात। और कहाँ पे ये है? तो ये भी कर्नाटक में ही होगा, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये क्या होगा? सबसे ऊंचा होगा। ठीक है, क्या होगा? सबसे ऊंचा होगा। ठीक है, ये लगभग 455 मीटर की क्या है इसकी हाइट है, लगभग आधा किलोमीटर हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया? अब देखो अब सवाल को करना कैसे? जैसे अगर आपको सवाल पूछ जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, और आपका ऑप्शन ये दोनों अगर हों, कूचिकल और ये जोग या गरसोप्पा, तो आपको हमेशा चूज करना चाहिए कूचिकल। ठीक है, कूचिकल। अगर जो ऑप्शन में कूचिकल नहीं है तो जोग या गरसोप्पा हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, पंक्तिबद्ध और गैर पंक्तिबद्ध वाला
कॉन्सेप्ट क्या है। देखो वैसे ये पूंजीकल है ना, ये कैसा आपका है, तो ये पंक्तिबद्ध है। ये क्या है, पंक्तिबद्ध है। तो पंक्तिबद्ध का मतलब क्या हो गया, यानी इसका मतलब हो गया कि देखो ये अगर मान लो कोई नदी है, तो ये मान लो ऐसे स्टेप में गिर रही है, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप। तो ये क्या है, पंक्तिबद्ध है। क्या है, पंक्तिबद्ध है। ठीक है, पंक्तिबद्ध हो जाएगा। और गैर पंक्तिबद्ध क्या होगा, जैसे इसकी मान करें ये, तो इसका एक ही स्टेप है। ऐसे इस नदी का प्रवाह देखा जाए तो ये इस तरीके से एक स्टेप है इसका। ठीक है, ये क्या आपका है, एक स्टेप ही हो जाता है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 253 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आपका है, गैर पंक्तिबद्ध, यानी एक ही स्टेप में इसकी धारा है, और वो क्या हो जाएगी, कई सारे स्टेप में हो जाएगी। ठीक है, कई सारे स्टेप में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया किसका, शरावती नदी के बारे में। ठीक है, अब आते हैं एक नदी अगली मिलेगी आपकी, कौन सी, उस नदी का नाम है पेरियार। ठीक है, नदी कौन सी है, तो देखो पेरियार नदी। अगली नदी कौन सी है, तो नदी को पढ़ेंगे हम लोग पेरियार नदी। पेरियार, अब देखो पेरियार जो शब्द है ना, तो पेरियार शब्द जो है अपने आप में कई सारे सवालों को ये समेटे हुए हैं। अगर पेरियार की बात करेंगे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बताएंगे केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये केरल में हो जाएगा। पेरियार क्या है, एक नदी भी है। पेरियार क्या है, एक नदी भी है नहीं। मुल्ला पेरियार नाम से आप देखेंगे तो एक क्या है आपका डैम है, बांध भी है। ठीक है, डैम है और बांध भी है। ठीक है, तो अब ये देखो कहाँ से ये निकलती है नदी, कहाँ से। ठीक है, तो जो पेरियार नदी है इसका उद्गम जो होगा, ये होगा आपका एक अगस्त्यमलाई पहाड़ी है, वो पहाड़ी तमिलनाडु में है। तो इसका जो उद्गम पॉइंट आप बताएंगे, वो बताएंगे अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई पहाड़ी, कहाँ पे, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले हिस्से से, यानी कि ये जो अगस्त्यमलाई पहाड़ी है ना, ये है तो दो राज्यों में, केरल व तमिलनाडु दोनों में है, लेकिन जो नदी का जो उद्गम है ना, वो बैक साइड वाले यानी तमिलनाडु वाले हिस्से से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और ये नदी अपना मुहाना कहाँ बनाएगी, तो नदी अपना मुहाना बनाएगी कहाँ, अरब सागर में अपना मुहाना बनाएगी, और जो वेम्बनाड झील है उसके उत्तर में। ठीक है, तो बताएंगे इसका मुहाना की अगर बात करते हैं, मुहाना, तो इसका मुहाना बनेगा अरब सागर में, अरब सागर में वेम्बनाड झील के कहाँ पर, तो उत्तर में, उत्तर में। ठीक है, तो वेम्बनाड झील कहाँ पे, केरल में है, उसी के उत्तर वाले साइड में इसका मुहाना बनेगा। ठीक है, अब देखो पेरियार जो नदी है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, डैम है। ठीक है, इसमें क्या है, दो क्या है, इस पे बांध है। एक का नाम है इडुक्की बांध, एक का नाम हो जाएगा इडुक्की बांध, और दूसरा का नाम हो जाएगा आपका मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। तो ये दोनों बांध कहाँ पे हैं, तो केरल राज्य में है। कहाँ पे, केरल राज्य में है। तो हालांकि नदी निकलेगी कहाँ से, निकलेगी ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र से, यानी इसका प्रवाह कितने राज्यों में होगा, तो प्रवाह होगा इसका दो राज्यों में, पहले तमिलनाडु और फिर कहाँ हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो इसे हम लोग जो केरल है ना,
केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं, या फिर केरल की जीवन रेखा भी इसे माना जा सकता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केरल की जीवन दायिनी नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये नदी जो है ना, ये 2 राज्यों में विवादित है। पहले 2 राज्यों में प्रवाह है, तो 2 राज्यों में विवादित होगी, तो ये क्या है, 2 राज्यों में विवादित है। दो राज्यों में विवादित। तमिलनाडु और केरल। तो इसके जल को लेकर ये 2 राज्य क्या हैं, इसको विवादित बना रखे हैं। ठीक है, तमिलनाडु और केरल। तो नदी कौन सी होगी आपकी, पेरियार। तो पेरियार से जो कुछ भी अगर आपसे पूछा जाता है, चाहे वो आपका राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे नदी हो, चाहे बांध हो, ये सब केरल में हो जाएगा। जैसे आपने सतपुड़ा के बारे में पढ़ा था कि सतपुड़ा के बारे में जो कुछ पूछा जाएगा वो मध्य प्रदेश के बारे में क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो वैसे पेरियार के बारे में जो कुछ पूछा जाए तो वो केरल राज्य के बारे में क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, तो चलो अब तो पेरियार हो गया। पेरियार के बाद में चलते हैं, एक नदी आपको पड़ेगी कौन सी, भरतपुझा। ठीक है, अगली नदी कौन सी है, तो भरतपुझा। भरतपुझा नदी। तो ये भी नदी केरल के तट पर ही अपना मोहना बनाएगी, लेकिन ये निकली कहाँ से, तो आपने पढ़ा होगा अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु हिस्से से निकलेगी। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु वाले हिस्से से निकलेगी। और आपने इसको सुना होगा कि ये भी विवादित है केरल और तमिलनाडु में, और ये केरल की हालांकि सबसे लंबी नदी है, लगभग 250 किलोमीटर का इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका उद्गम पूछे कि उद्गम इसका क्या है, उद्गम। तो इसका उद्गम हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई। तो हालांकि अन्ना मतलब होता है बड़ा और मलाई का मतलब होता है पहाड़ी। ठीक है, तो अन्नामलाई पहाड़ी सुना होगा कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, या साउथ इंडिया का माउंट एवरेस्ट जो हम लोग कहते हो, अनाईमुडी को कहते हैं। किसे कहते हैं, अनाईमुडी को कहते हैं, जो कि इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अगर राज्य पूछ लेता है तो राज्य हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु वाले हिस्से में जो है इसका पार्ट वहाँ से निकलता है, ये तमिलनाडु हिस्से से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है इसका। अब देखो जो भरतपुझा नदी है इसके बारे में ध्यान रखना कि ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की एक है सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी ये नदी है। उसके अलावा ये नदी भी है, ये 2 राज्यों में क्या है, विवादित है, क्योंकि एक तो जहाँ से निकलेगी तमिलनाडु और केरल में ये भी क्या है, विवादित है। तो ये तमिलनाडु व केरल के मध्य विवादित है। अब देखो स्थानीय भाषा में इस नदी को हम लोग स्थानीय भाषा में एक अलग नाम देते हैं। इससे हम लोग होते हैं पोन्नानी या नीला नदी कहते हैं, तो जो केरल की भाषा है, केरल की जो राज्य की भाषा है वो है मलयालम। तो मलयालम भाषा में ही इसे ये नाम देते हैं। ठीक है, किसमें, तो मलयालम भाषा में, यानी कुल मिला के स्थानीय भाषा
जो केरल की स्थानीय भाषा वो मलयालम ही है, तो वहाँ भरतपुझा को हम लोग पोन्नानी या फिर नीला नदी के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, तो हमने नदियों के बारे में कुछ डिटेल्स देखा है। ठीक है, यानी कि अब देखेंगे हमने नदियों के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए, तो चलते हैं पिछले पेज पर। शुरुआत थी कहाँ से, यहाँ से ताप्ती नदी के बारे में लेकर। ठीक है, क्या था, ताप्ती नदी के था कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो बताएंगे बैतुल पठार मध्य प्रदेश। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। ठीक है, भ्रंश घाटी को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, ग्रोबेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोबेन कहते हैं। इसकी सर्दी की लंबाई कहाँ है, एमपी में है। कुल लंबाई कितनी है, लगभग 724 किलोमीटर है। ठीक है ना, कुल क्या है, लगभग 724 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ बनेगा, गुजरात के तट पर खंबात की या खंबे की खाड़ी में। ठीक है, और अरब सागर का ही तो पार्ट है खंबात की खाड़ी। ताप्ती नदी अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख या एस्चुरी बनाती है। ठीक है, फिर इसका अन्य नाम का है पयोशड़ी, मतलब होता है गर्म जल देने वाली। प्राचीन काल में इसे सूर्य की पुत्री माना गया है। ठीक है, ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा और दक्षिण में सतमाला पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये दूसरी है, तो पहली कौन सी है, पहली आपने पढ़ा था सतपुड़ा। कौन पढ़ा था, सतपुड़ा। उसके अलावा काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे, गुजरात में, किस नदी के किनारे है, तो वो ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी पे आप देखेंगे 3 प्रमुख बांध इससे मिलेंगे, एक उकाई बांध, काकरापार बांध, ये दोनों गुजरात में है। हथनूर बांध महाराष्ट्र में है। सहायक नदियाँ में देखेंगे, सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, अनेर, पंजारा और तावली, ये नदियाँ हैं। इसे प्रमुख शहर देखेंगे, नेपानगर, सूरत। नेपानगर कहाँ है, एमपी में है, जो अखबारी कागज़ के लिए, न्यूज़पेपर वाला जो कागज़ बनता है उसके लिए फेमस है। सूरत जो है रेशमी साड़ियों और हीरे तराशने का क्या है, विश्व प्रसिद्ध स्थान है। इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। 1915 में थाईलैंड सरकार ने अपने एक नदी का नाम ताप्ती नदी के नाम पर ही रखा था। इसके बाद यहाँ देखिए घोघरा जलप्रपात छिंदवाड़ा जिला एमपी में है। स्वाली बंदरगाह ताप्ती नदी के मुहाने पर गुजरात में स्थित है। इसके बाद देखिए फिर पढ़ा मांडवी नदी के बारे में पढ़ा। मांडवी नदी का उद्गम कहाँ है, कर्नाटक के बेलगांव के पास भीमगढ़ स्थान से। एक बेलगांव वही है जो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1924 में। प्रवाह 2 राज्यों में, कर्नाटक और गोवा। मुहाना कहाँ बनेगा, अरब सागर में, गोवा के तट पर। गोवा में इसे महादई नदी भी कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा नदी से कहते हैं। गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के बाएं तट पर स्थित है। दूध सागर और ब्रजपोह, ठीक है, दूध सागर ये वही जलप्रपात है जो आपने खासकर एक मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें आपने देखा होगा, जो ट्रेन के बैक साइड में दिखाई जाता है, तो वो दूध सागर ही है। और इसी के तट पर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है। ठीक है, इसी नदी के तट पर गोवा में। फिर पढ़ा आपने जुआरी नदी के बारे में, किसके, जुआरी या ज्वारी नदी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उद्गम क्या है, गोवा के हेमत बारसम पहाड़ी से होता है। गोवा की सबसे लंबी नदी है। वास्को डिगामा शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। वास्को डिगामा आप जानते ही हैं कि पहला पुर्तगाली ये क्या था, व्यक्ति था जो किसके माध्यम से, यानी कि जलीय माध्यम से भारत आया था या भारत को खोजा था। अघनासिनी नदी इसी कहते हैं ज्वारी को, क्यों, क्योंकि आंतरिक भागों में प्रवाहित होती है। ठीक है, आंतरिक भागों में प्रवाहित होती है, यानी गोवा के आंतरिक भागों में। मार्मुगांव जो बंदरगाह है इसी नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। इसके बाद देखो यहाँ पे शरावती नदी उद्गम है कर्नाटक के अम्बुद्वीप पहाड़ी से। इसी नदी पर क्या है, जो गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, जो 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना है। राजा, रानी, रॉकेट और रोडर। ऊंचाई लगभग 253 क्या है, मीटर है। कर्नाटक में है ये। भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है कौन सा, जोगिया गरसोप्पा। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बताएंगे कुंचिकल, जो वराही नदी पे है, और ये भी कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है ना, अच्छा ये वाला कहाँ पे, कर्नाटक में, ध्यान रखना। ये क्या है, पंक्तिबद्ध है, कई स्टेपों में गिरेगा, तो ये लगभग 450 के आसपास में जाता है हाइट इसकी। फिर हमने पढ़ा पेरियार नदी का उद्गम क्या है, अगस्त्यमलाई पहाड़ी तमिलनाडु वाले हिस्से से होती है। मुहाना अरब सागर में, वेम्बनाथ झील के उत्तर में इसका मुहाना बनेगा। इससे 2 बांध हैं, इडुक्की बांध, मुल्ला पेरियार बांध, और दोनों केरल में। केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं। ये 2 राज्यों में विवादित है, तमिलनाडु और केरल में, क्योंकि यहीं प्रवाहित होती है तो विवादित भी यहीं पे होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा अगली नदी के बारे में, भरतपुझा नदी। ठीक है, अब ये है उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी से है। ठीक है, तमिलनाडु हिस्से से।
केरल की सबसे लंबी नदी है, तमिलनाडु और केरल में मध्य विवादित है। इसे पोन्नानी या नीला नदी भी कहते हैं मलयालम भाषा में, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कर्नाटक में एक नदी आपको प्रवाहित होती है, कौन सी? गंगा वैली, जो आपको मैंने बताया था, गंगा वैली नदी। फिर उसके बाद में आपने देखा था एक नदी और भी है, कौन सा? केरल में पंबा नदी। कौन सी है? पंबा नदी भी केरल में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना, यहीं पे लिख दें। एक नदी कौन सी है? पंबा नदी। ये कहाँ की नदी है? तो बताएंगे ये नदी केरल की है, ठीक है ना। ये नदी कहाँ की है? केरल की है। इसके अलावा एक नदी आप पढ़ेंगे, कौन सा? तो गंगा वैली, ठीक है, गंगा वैली। तो गंगा वैली जो नदी है ये कहाँ की नदी है? ये कर्नाटक की है, ठीक है ना। कहाँ की है? कर्नाटक की है, कर्नाटक की नदी है ये गंगा वैली, ठीक है। गंगा वैली कहाँ की नदी है? कर्नाटक की हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि हाँ की सिंगल वे में ध्यान रखना है कि ये नदी कहाँ पे स्थित है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, किसके बारे में? नदियों के सदर में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं, तो इस वाले आज के स्लाइड में, आज के क्लास में तो इतना ही नदी पढ़ेंगे। आगे और भी नदियाँ आपकी बची हैं, जो कि छोटा नागपुर पठार से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे खासकर आपने पढ़ रखा होगा इसके बाद दामोदर के बारे में, हुगली के बारे में, मयूराक्षी नदी के बारे में पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। तो ऐसी और भी नदियाँ हैं 3-4 जो अगली वीडियो में देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट भी नदियाँ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।